हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एमएसएन के अंदर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। तो ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को जो है चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर नोट्स आपको चाहिए हो तो उनका पीडीएफ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। तो अब हम लोग देखते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा एक क्रोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव एलर्जिक डिजीज होती है, यानी एक एलर्जी होती है अस्थमा, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज करें अपन लोग हाइपर रिस्पॉन्सिव, यानी ऐसी एलर्जी जो कि हाइपर स्टिमुलेट हो रही है, विच इज क्रोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव एलर्जिक कंडीशन। और दूसरा पॉइंट है कि अस्थमा क्या होता है, इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप लोग चाहो तो उसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टाइप 1। टाइप 1 रिएक्शन का मतलब होता है इमीडिएट, यानी जैसे ही एलर्जन अपनी बॉडी में इंसर्ट होता है तुरंत उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाना, विच इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। दूसरा बात करते हैं कि अस्थमा इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लंग एयरवे। ठीक है, लंग एयरवे की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, वो होती है अस्थमा, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। या तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, दैट रिजल्ट इनटू, जो कि रिजल्ट होती है किसके अंदर, डिस्निया में, यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी में, शॉर्ट ब्रीथ्स में, वीजिंग साउंड के अंदर, ठीक है, विस्लिंग साउंड होती है, वीजिंग साउंड उसमें रिजल्ट होती है, कफिंग के अंदर रिजल्ट होती है। तो ये जो डेफिनेशन होती है अस्थमा की, यानी अस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लंग एयरवे विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म दैट रिजल्ट इनटू डिस्निया, शॉर्ट ब्रीथ, वीजिंग एंड कफिंग। देन नेक्स्ट आती है अपने पास एक टर्म आती है स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, अस्थमा का जो अटैक है वो अगर लगातार बना रहे तो वो चीज कहलाती है स्टेटस अस्थमेटिकस, एंड इट इज एन मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, है ना। तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक्यूट एक्सजर्बेशन हो जाता है, यानी जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर इसमें हो जाते हैं। नॉट इवन क्योर विद ब्रोंकोडायलेटर्स, इवन ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद भी ये क्योर नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। तो ये होती है अपनी डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट अब हम लोग जो है अस्थमा के टाइप्स की बात करते हैं कि अस्थमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सिंपली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स बांटे गए हैं। पहला होता है एलर्जिक अस्थमा, यानी ऐसा अस्थमा जो कि एलर्जी, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से अगर इंड्यूस हो रहा है तो विच इज नोन एज एलर्जिक अस्थमा। दूसरा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, तो एक्सरसाइज करने की वजह से अगर अस्थमा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी ट्रिगर हो रही है तो एक्सरसाइज अस्थमा कहलाता है। कफ वेरिएंट अस्थमा, यानी कफिंग की वजह से अगर गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के थ्रू अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए, जैसे कि GERD होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इस डिजीज की वजह से हो रहा है तो कफ वेरिएंट अस्थमा उसे बोल देते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब ऐसे लोग जो कि ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट या होता है, जैसे माइंस में काम करने वाले या फिर कैटल ब्रीडर्स जो होते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा नॉक्टर्नल अस्थमा का होता है, नाइट के अंदर अगर सोते टाइम पे अस्थमा अटैक आता है तो वो कहलाता है नॉक्टर्नल अस्थमा कहलाता है। चाइल्डहुड अस्थमा कहलाता है, 5 साल से छोटे बच्चों में अगर अस्थमा अटैक आता है तो वो चाइल्डहुड अस्थमा कहलाता है। स्ट्रेस अस्थमा का मतलब होता है स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से अगर अस्थमा ट्रिगर होता है तो वो स्ट्रेस अस्थमा कहलाता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम लोग जो है इसकी एटियोलॉजी या कारण देखते हैं। तो एटियोलॉजी और कोजेस देखते हैं हम लोग। तो एटियोलॉजी में जो है कैटेगराइज किया है, जैसे जेनेटिक कोज बात करें, यानी हेरिडिटी की वजह से, यानी किसी की माता पिता को अगर अस्थमा है तो उसके बच्चों में भी जो है हो सकता है, ठीक है। एज भी एक फैक्टर होता है यहाँ पर जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। हायर एज ग्रुप में ज़्यादा वल्नरेबल होता है, फैमिली हिस्ट्री में अगर अस्थमा हो। इसके अलावा जो फीमेल जेंडर्स होते हैं उनके अंदर अस्थमा के जो चांसेस है मेल से ज़्यादा होते हैं, हेरिडिटी का कारण होता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि एयरबोर्न यानी डस्ट वगैरह से एलर्जी हो, स्मोक, डस्ट, इन सब चीज़ों से जो है अस्थमा अटैक हो जाए, पोलन से, किसी भी तरीके की डस्ट से जो है अस्थमा
ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर की कंडीशन होती है, उसमें भी अस्थमा हो सकता है। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें स्टमक का जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो ट्रेकिया के अंदर जा सकता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, NSAIDs है, एस्प्रिन है, ये भी जो है अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। NSAIDs पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। देन कुछ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेस और एक्सरसाइज की वजह से भी जो है इंड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशन थी। अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, यानी एक्साजर्बेटर्स की बात करते हैं जो कि अस्थमा को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एलर्जिक कंडीशन हो किसी पेशेंट को पहले से, ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोक है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग करने वाला पर्सन उसको भी हो सकता है। ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करना जहाँ पे डस्ट होती है तो वो भी ट्रिगर कर सकती है, वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये सभी कारण होते हैं अस्थमा के। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, कफिंग, डिस्निया यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, वीजिंग साउंड होना, स्टेथोस्कोप से जो है वीजिंग साउंड सुन सकते हैं यहाँ पर। और देन फटीग, थकान, शॉर्ट ब्रीथ होना, पैलर यानी चूँकि अस्थमा का पर्सन जो होता है ब्रीथ नहीं कर पाता है तो उस वजह से पैलर कंडीशन डेवलप हो जाती है। साइनोसिस हो जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया कंडीशन, टेकिकार्डिया हो जाता है हाइपोक्सिया की वजह से, और ब्रीथलेसनेस हो जाती है, पर्सन ब्रीथ नहीं ले पाता। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर दिखाई देते हैं। अब हम लोग जो है अस्थमा की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो किसी भी इटियोलॉजिकल कारण की वजह से जो कि हमने अनलिस्ट किए थे, चाहे वो प्रीडिस्पोजिंग हो चाहे प्रिसिपिटेटिंग हो। प्रीडिस्पोजिंग मतलब जैसे हेरिडिटी हो या फिर जेंडर हो, वो सब क्या होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, यानी पहले से ही पर्सन में मौजूद है। जबकि प्रिसिपिटेटिंग होते हैं जैसे स्मोकिंग करना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, वो सब क्या होते हैं, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी कारण की वजह से ट्रिगर हो जाता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मास्ट सेल भी एक्टिवेट हो जाती है जो कि हिस्टामिन रिलीज करने लग जाती है, और IgE एंटीबॉडीज भी जो होती है प्लाज्मा सेल, इनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल को भी एक्टिवेट करती है और जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शुरू करती है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है और हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे वहाँ पर हो जाता है। जो भी एयरवे होता है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे नैरो हो जाता है और एयरवे में स्पाज्म हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग पैटर्न अपना क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। और इस वजह से जो है अस्थमा अटैक पर्सन को आ जाता है, जिसमें शॉर्ट ब्रीथ, डिस्निया, और डिस्निया भी इसमें जो है अपन को याद रखना है, क्वेश्चन पॉइंट होता है, इंस्पिरेटरी डिस्निया होता है, पर्सन को सांस लेने में जो है दिक्कत होती है, जिसे हम लोग इंस्पिरेटरी डिस्निया बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया भी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद में अगर अस्थमा का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे जो है ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म पर्सन क्या करने लग जाता है, यूज करने लगता है एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स का। नॉर्मली जो अपनी मसल्स होती है दो टाइप की होती है, इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल, यानी सांस लेने वाली मसल और सांस छोड़ने वाली। तो सांस लेने वाली मसल यानी इंस्पिरेटरी मसल होती है अपने पास में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जबकि सांस छोड़ने वाली एक्सपिरेटरी मसल्स होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेसरी वर्ड का मतलब क्या है, एक्सेसरी का मतलब सहायता करने वाली, यानी जब भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना पड़े उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसरी मसल। तो यहाँ पर पर्सन को इंस्पिरेटरी डिस्निया हो रहा है, इसलिए पर्सन को सांस लेने में फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो मसल्स होती है अपने पास स्केलिन और सेरेटस एंटीरियर, जिसे बॉक्सर मसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो दोनों मसल का यूज करना स्टार्ट कर देता है पर्सन धीरे धीरे अस्थमा अटैक की वजह से। तो ये होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट है जिससे अस्थमा को पता लगाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें पर्सन का जो ब्रीथिंग पैटर्न है, डिस्निया है, उसको असेसमेंट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं कि हेरिडिटी में कोई अस्थमा वगैरह है या नहीं है। देन इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक बात करें हम लोग तो एलर्जी टेस्टिंग करी जा सकती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डायग्नोस करने के लिए। और एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें बॉल होती है और पर्सन को जो है ब्रीथ जो है इन लेने के लिए बोलते हैं। वो बॉल जितना ऊपर जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है लंग की कैपेसिटी को असेस करते हैं और पर्सन की कैपेसिटी को असेस करते हैं कि उसको किस लेवल का अस्थमा है। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर से जो है इसको डायग्नोस किया जा सकता है, अदरवाइज फिजिकल एग्जामिनेशन से इसको हम लोग पता लगाते हैं। देन अब सबसे लास्ट बात करते हैं हम लोग इसकी
जो ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या मैनेजमेंट इस डिजीज़ के लिए किया जाता है। तो मैनेजमेंट में बात करें, सबसे पहले हम लोग जो है जितने भी ट्रिगर्स थे, चाहे वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो, स्मोक रिलेटेड हो या कोई एलर्जी हो, उस ट्रिगर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सोर्स क्या है एलर्जी का, वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, यानी कुछ ट्रेनिंग दी जा सकती है, ब्रीथिंग ट्रेनिंग पर्सन को दी जा सकती है, ब्रीथिंग पैटर्न बताया जा सकता है, कुछ योगा टेक्निक्स है वो बताए जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने जो है एंटीस्थेमेटिक ड्रग्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है फार्मेकोलॉजी के अंदर। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं चैनल के अंदर, उसमें रेस्पिरेटरी फार्मेकोलॉजी में एंटीस्थेमेटिक ड्रग को मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। फिर भी इनको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो जो भी फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो इनहेल फॉर्म में भी दे सकते हैं, जिसमें मीटर डोज इनहेलर या स्पेसर के थ्रू पाउडर को जो है इनहेल किया जाता है, या ओरल या फिर आईवी आईवीएम के रूप में भी ये दिए जा सकते हैं। अलग अलग जो मेडिसिन है अलग अलग तरीके से देते हैं। अब जो सबसे पहला मैनेजमेंट होता है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि ब्रोंकाइज को डायलेट करती है, जैसे बीटा-2 सिम्फेथोमिमेटिक्स होती है। इसमें दो टाइप की होती है, शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। तो जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो जो लॉन्ग एक्टिंग जो होती है वो जैसे टर्ब्यूटलिन होती है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग जो अपने पास आती है वो होती है सालब्यूटामोल, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में आती है अपने पास सालब्यूटामोल, और ये जो है अस्थमा अटैक की ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन है, वो भी शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ही आती है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं, जैसे टर्ब्यूटलिन होता है, सालमेट्रोल होता है, वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर आते हैं। जेंथिन्स के अंदर अपने पास जेंथिन का पूरा नाम होता है मिथाइल जेंथिन होते हैं। इसके अंदर थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन दो एग्जाम्पल आते हैं मिथाइल जेंथिन्स। देन एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो कि स्पाज्म को रोकने के लिए, स्पाज्म को सही करने के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, एक टायोट्रोपियम ब्रोमाइड भी होता है। तो ये कुछ मेडिसिन होती है जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स होती है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, इनहेल करने के लिए बेक्लोमेथासोन है, फ्लूटिकासोन है, ये इस तरीके की मेडिसिन इसमें दी जाती है। देन आती है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट जो कि स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए दिए जा सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल होता है मोन्टेल्यूकास्ट, और एक और एग्जांपल होता है जेफिरल्यूकास्ट। तो ये एग्जांपल जो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। डिटेल इसके बारे में वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो कि मास्ट सेल की एक्टिविटी को रोकती है, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट होता है और एक कीटोटिफेन होता है। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि मास्ट सेल को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि मास्ट सेल जो होती है हिस्टामिन का प्रोडक्शन करती है। देन एंटी IgE, ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है जो कि IgE को जो है सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है, जैसे ओमलीजुमेब जो होता है इसका एग्जांपल होता है। तो ये सभी जो मैनेजमेंट है वो अस्थमा के पेशेंट के लिए किया जा सकता है। अब हम लोग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, जिसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाया जा सकता है। तो पहला डायग्नोसिस होता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एलर्जिक कंडीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि एलर्जिक कंडीशन और ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से पर्सन का एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पाता है, तो उसको अपन सही करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे वो इस डायग्नोसिस के अंदर बनाएंगे। दूसरा होता है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, क्योंकि डिस्निया होता है रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस और ड्यू टू नैरोविंग ऑफ ब्रोंकाई, तो ये दूसरा अपने पास हो जाता है। तीसरा होता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग वेंटिलेशन, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से क्या होता है, ब्रोंकाई नैरो होने की वजह से एयर वेंटिलेशन वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोसिस वगैरह डेवलप होते हैं। चौथा नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू एडिक्वेट ऑक्सीजन इन द बॉडी दैट इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इन द बॉडी दैट लीड्स टू वीकनेस। एक्टिविटी पर्सन नहीं कर पाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म अस्थमा की अटैक की वजह से क्या होगा, एयरवे नैरो होने की वजह से पर्सन में हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है और पर्सन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग जो है नर्सिंग केयर प्लान भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।